Question 2.7. Read each statement below carefully and state with reason and examples if it is true or false. A particle in one dimensional motion, a part with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. तो पहला पार्ट देख लेते हैं. अगर एक पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है. वन डायमेंशनल का मतलब या तो इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है या अप एंड डाउन भी जा रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी जिसको बोलते हैं. इस तरीके से पार्टिकल अगर जा रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है. उसमें ए पार्ट हमें जो बताना है, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट. यानी कि अगर स्पीड को ज़ीरो कर दिया जाए, ठीक है, स्पीड ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि टाइम बढ़ने के साथ पार्टिकल डिस्टेंस कवर ना करे. जब जो भी ऑब्जेक्ट है या कोई कार है वो मूव नहीं कर रही, ठीक है, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वो स्पीड डिस्टेंस नहीं कवर कर रही, वो रुकी हुई है. तो विद ज़ीरो स्पीड ज़ीरो हो गई, इसका मतलब है एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये कब होता है, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है. कोई बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल ऊपर गई, वहाँ जाके उसकी जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. लेकिन तब भी उस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यानी कि स्पीड ज़ीरो हो गई और एक्सेलरेशन क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो ये ट्रू हो जाएगा. तो इसको लिख लेंगे. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी. अगर हम ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहे हैं, यानी कि अप और डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जब स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तब भी उसमें एक्सेलरेशन होगा. बी पार्ट है विद ज़ीरो स्पीड में हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी. तो स्पीड ज़ीरो हो गई बट वेलोसिटी क्या है, नॉन ज़ीरो है. ये पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो स्पीड होती है वो या तो वेलोसिटी के इक्वल होती है या फिर वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है. इसको कैसे पता कर सकते हैं, देखिए कोई ये पर्सन है वो ए से बी तक जाता है और बी से सी तक आ जाता है, ठीक है. तो ए से सी तक की डिस्टेंस मान लेते हैं 5 है और ये 3 है. तो एक पर्सन ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो वो भी 8 हो जाएगा. फिर वो बी से सी तक आता है, बी से सी तक, तो नेट कितना हो जाएगा, अच्छा नेट लिखना था, ए टू सी, ठीक है. नेट कितना हो जाएगा, ए टू सी में ए से बी तक जाना, बी से सी तक आना, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 3 और +3 वापस आने में 11 हो जाएगी, ठीक है. बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए 5 और 3 8 गया और 3 वापस आ गया. डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है. तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो 0 से 5 तक का ही होगा, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 हो गया. अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो, ए से सी तक जाने में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ए से सी तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है. तो उसी से हम बता सकते हैं जो स्पीड होता है वो हमेशा ही, डिस्प्लेसमेंट कई बार जीरो भी हो जाएगा. अगर ये ए से बी तक गया और बी से ए तक आता, तब डिस्टेंस कितनी हो जाती, 8 जाना 8 आना 16 हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता है, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बट ए से बी और बी से ए तक आने में स्पीड 0 नहीं होगी बट वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. तो ये दूसरे का आंसर मिल जाएगा कि स्पीड कि ये ट्रू हो ही नहीं सकता कि विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, ठीक है. इसको लिख लेंगे. तो ये फॉल्स हो जाएगा, विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी. ये बात आई थिंक समझ आ गई होगी कि अगर स्पीड 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी.
बिकॉज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन, वेलोसिटी जो है हमेशा स्पीड से कम होती है या उसके बराबर होती है, उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से समझ सकते हैं। उसका एग्जांपल ये हो गया, सी पार्ट है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। देखिए हमें अभी बताया गया कि ये मोशन कैसा है 1D में, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन है, या तो इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। तो विद कांस्टेंट स्पीड, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, ऐसे एक कार मूव कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि सेम टाइम में सेम वो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सही बात है। इसको कैसे समझेंगे, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज, एक्सेलरेशन को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या डी वी अपॉन डी टी भी लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। विद कांस्टेंट स्पीड यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिंस वन डायमेंशनल भी हो जाती है, हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम यूनिडायरेक्शनली जा रहे हैं की तरफ, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो हमारी जो वेलोसिटी और स्पीड ये जो होगी वो बराबर होगी वन डायमेंशनल में, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, स्पीड कह दिया तब भी विद कांस्टेंट स्पीड। बट अगर हम टू डायमेंशनल मोशन कर रहे होते, जैसे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं 60 डिग्री के एंगल पे मोशन कर रही होती, ठीक है, 60 डिग्री पे, तब वहाँ पे जो स्पीड और जो वेलोसिटी होती वो दोनों इक्वल नहीं होते, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होते, तब वहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो। बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रहा है वन डायमेंशनल मोशन, तो वहाँ पे हमारी स्पीड और वेलोसिटी वो सेम होगी, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी स्पीड पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन वैसे तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट सेम है तो एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड कर जाएगा और वो जीरो हो जाएगा। बट अगर टू डायमेंशनल मोशन होता तो कांस्टेंट स्पीड होने पर भी वेलोसिटी वेरिएबल होती, ठीक है, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज होता, तब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होता। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए ट्रू हुई है क्योंकि मोशन क्या है, वन डायमेंशनल है। नेक्स्ट पार्ट है डी, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। ये यहाँ पे लैंग्वेज की बात समझने वाली है। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, मस्ट आ गया यानी कि जरूरी है, जब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है तो स्पीड अप होगा, ये जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता। सी देखिए, वैसे तो अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव तभी होगा जब वो स्पीड अप कर रही है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी 5 थी, यहाँ पे 10 हो गई, आगे वेलोसिटी 20 हो गई, तो उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रू है कि विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। बट जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, और उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा ही नेगेटिव होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा नेगेटिव होता है, बट उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। v क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट फिर भी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है। तो ये जो कंडीशन है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे मस्ट ना लिखा होता है तो सही हो जाता। मस्ट का मतलब हमेशा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी कॉन्टिन्यूसली, बट मोशन अंडर ग्रेविटी है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ भी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। अगर इसको इस तरीके से कहा जाता, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब v नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, तो स्पीड अप होगा, ठीक है, स्पीड बढ़ती रहेगी। अगर v पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है तब भी क्या होगा, स्पीड अप होगा। तब हम लगा सकते थे कि व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ हैव
बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, जिधर की तरफ वेलोसिटी है उधर की तरफ एक्सेलरेशन भी है, तब हम कह सकते थे स्पीड अप करेगी, तब वहाँ पे मस्ट का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।